ये कहानी एक आम लड़के की है जो कि एक पैरेलल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाने के बाद एक लेवल अप चीट स्किल की मदद से वो सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बन गया। कहानी की शुरुआत तब से होती है जब युद्ध का प्राचीन देवता दोबारा जिंदा हुआ एक 28 साल के लड़के फैंग पिंग के शरीर में। वो अचानक खुद को 10 साल पीछे एक ऐसी दुनिया में पाया जहां पर मार्शल आर्ट से सब कुछ है। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो खुद को हवा में तैरता हुआ पाया जहां पर दो ग्रैंड मास्टर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट ताई और लाई के बीच एक जबरदस्त महायुद्ध चल रहा होता है। ताई अपनी पर्पल ऑरा को छोड़ता और एक जबरदस्त तकनीक से लाई को सीधा एक पहाड़ में दे मारता है और जीत की खुशी मनाने लगता है। लेकिन तभी लाई अपना छिपा हुआ हेवनली हॉर्स मास्टर फिस्ट तकनीक दिखाता है और ताई को पूरी तरह तबाह कर देता है। इसके बाद फैंग पिंग अचानक से खुद को एक क्लासरूम में बैठा पाता है और वो पसीने से तरबतर था जैसे वो किसी बुरे सपने से उठा हो। वो इधर उधर देखता है और अब भी ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब हुआ क्या। तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि मार्शल आर्टिस्ट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगा और वो ये कहकर क्लास से बाहर चले जाते हैं। फैंग अपने क्लासमेट यांग जियान और चेन को देख रहा होता है और सोचता है कि क्या देख रहा हूँ मैं। तभी एक और क्लासमेट आता और एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में एक लड़का ली जो कि 3rd रैंक वॉरियर है वो वहां पर झूठा बहादुर बनने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर 8th रैंक के योद्धाओं के बैटल जोन में घुसने वाला है। वो गर्व से कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा नाम याद रखना। वीडियो में दिखाई गई जगह को देखकर फैंग चौंक गया था। ये वही जगह है, वो बैटलफील्ड जो उसने अभी देखा था। इसी उलझन में कि वो एक मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कहां से आ गया, वो एक इंटरनेट कैफे की तरफ भागता है और इंटरनेट पर खोजबीन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि ये वास्तव में एक पैरेलल वर्ल्ड है जहां मार्शल आर्ट्स की ही चलती है और मार्शल आर्ट्स एग्जाम किसी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है। इंटरनेट कैफे के बाहर निकलते समय उसे पता चलता है कि एग्जाम की फीस करीबन 10,000 है और विटैलिटी पिल्स की कीमत 30,000 तक जाती है। रास्ते में वो एक वांटेड पोस्टर को देखता है जिसमें एक 2nd रैंक मार्शल आर्टिस्ट की तलाश है। फिर वो अपने घर जिंग गार्डन पहुंचता है। उस जगह को देखकर उसे पुराने दिनों की याद आती है और उसकी जेब में उसकी चाबी भी होती है। जैसे ही वो घर में घुसता है उसकी बहन दौड़ते हुए आती है और वो उससे पैसे मांगती है जो उसने उससे उधार लिए थे। फैंग उसकी नाक पकड़ता और वो भागकर माँ से शिकायत करने जाती है। फिर उसके फादर घर में इंटर करते हैं और फैंग मुस्कुराता है अपने परिवार को देखकर। रात के खाने के दौरान फैंग अपने पिता को बताता है कि वो मार्शल आर्ट एग्जाम देना चाहता है। उसके फादर टेबल से उठकर एक लिफाफा लाते हैं जिसमें पैसे थे और वो समझाते हैं कि ये उसका कितना बड़ा फैसला है। रात में फैंग अपने माता पिता की बातें सुनता है। जब वो बर्तन धो रहा था उसकी माँ कहती है कि घर में सिर्फ 50,000 की सेविंग्स है। उसके पिता बताते हैं कि वो फैक्ट्री से कुछ ब्लड बूस्टिंग पिल्स उधार लाने लगे हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के सपनों में रुकावट नहीं बनना चाहता। अगले दिन स्कूल में जब उसके दोस्त सुनते हैं कि उसने एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया है तो सभी हैरान रह जाते हैं और उसे बेवकूफ बोलते हैं। तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि वोंग जिनयांग नाम का एक सीनियर जो अब एक असली मार्शल आर्टिस्ट है वो स्कूल विजिट करने आने वाला है। पूरी क्लास का मूड एकदम हाई हो जाता है और टीचर फैंग वू और यांग से कहते हैं कि वो स्टेशन जाकर अपने सीनियर को रिसीव करे। उसी समय फैंग अपने बेड पर लेटा हुआ एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख रहा होता है। तभी उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है जो कि ऊपर वाले बाथरूम के लीकेज से आ रही थी। तभी उसकी माँ आवाज लगाती है कि उसके पिता जो पिल्स लाए हैं वो जरा चेक कर ले। फैंग जल्दी से उठकर वो पिल्स को चेक करता है और जैसे ही वो एक पिल को छूता है उसे कुछ अजीब सा अनुभव होता है और वो एक रहस्यमयी जगह में पहुंच जाता है जहां एक पैनल स्क्रीन दिखाई दे रही थी जिस पर मार्शल आर्ट वैल्यू लिखा था। वो वापस रियलिटी में आता और सोचता है कि क्या ये सिर्फ कोई हेलुसिनेशन था। फिर वो दूसरी पिल को छूता और फिर वो उसी जगह पर पहुंच जाता है और इस बार उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये पिल्स की वजह से हो रहा है। वो खुद को एक स्टैचू के ऊपर खड़ा पाता और सिस्टम पैनल को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और जैसे ही वो दूसरी लाइन पर लिखा वाइटल एनर्जी को टच करता है उसे एक तेज दर्द होता और उसकी मार्शल आर्ट वैल्यू तेजी से गिरने लगती है। इस ऊर्जा के अचानक उतार चढ़ाव को एक वांटेड क्रिमिनल भी महसूस कर लेता है जो किसी औरत को कैप्टिव बनाकर रखा हुआ था। सीनियर वोंग को खबर मिलती है कि वो क्रिमिनल कॉन्गसेन में घुस आया है और अगर वो अभी नहीं पकड़ा गया तो फिर कभी नहीं पकड़ा जाएगा। सीन फिर से फैंग पर आता है जो कि दर्द से अभी तक तड़प रहा था। वो देखता है कि उसकी मार्शल आर्ट पॉइंट्स अब सिर्फ 30,000 रह गई है जबकि उसकी वाइटल एनर्जी सिर्फ 0.1 बढ़ी है, यानी कि 1 लाख पॉइंट्स में सिर्फ 0.1 ही बढ़ती है। वो गुस्से में चिल्लाता है और सोचता है कि इस हिसाब से तो हजारों पिल्स चाहिए होंगे। तभी उसकी बहन कमरे में घुसती और चिल्लाती है कि वो क्यों पागलों जैसा चिल्ला रहा है।
लेकिन फैंग यहाँ पर नोटिस करता है कि वो पिल अभी भी गायब नहीं हुआ है और वो उस रहस्यमयी जगह को सिस्टम नाम दे देता है। अगले दिन फैंग और उसके दोस्त स्टेशन जाते हैं अपने सीनियर को रिसीव करने। सीनियर वोंग जैसे ही आता है उसके शरीर में एक जानी पहचानी एनर्जी महसूस होती है। फैंग का इंट्रो सुनकर वो समझ जाता है कि ये वही लड़का है जिसकी एनर्जी उसने पहले महसूस की थी। स्कूल में वोंग एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और सबको अपनी ताकत से इम्प्रेस कर देता है। फिर वो फैंग को अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता है और कहता है कि कभी जरूरत पड़े तो बताना। वहीं रात को फैंग को याद आता है कि उसका छत अब भी लीक कर रहा है। वो ऊपर वाले घर में जाता है जहाँ पर उसकी आंटी चेन रहती है। वो दरवाजा खटखटाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसके अंदर से कांच टूटने की आवाज आती है तो फैंग फिर से आवाज देता है। तभी एक अजनबी आदमी दरवाजा खोलता है और वो कहता है कि आंटी चेन ने ये घर कुछ दिनों के लिए उसे किराए पर दिया है। वो फैंग को अंदर बुलाता है। बाथरूम की तरफ जाते हुए फैंग एक खून से सना बुर्ज देखता है और समझ जाता है कि ये आदमी वही वांटेड क्रिमिनल है। वो आदमी फैंग से आराम से पेश आता है लेकिन अचानक उसके सामने बाउंटी की बात करता है जिससे फैंग के मुंह से निकल जाता है कि उसे इसके बारे में पता है। तभी फैंग अपने मोबाइल पर चुपके से सीनियर वोंग को मैसेज कर देता है और तभी वोंग का कॉल आता है और फैंग जल्दी से पिक करता है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह सके क्रिमिनल उसे दीवार पर दे मारता है। यहाँ फैंग बुरी तरह घायल हो गया था और वो उठने की कोशिश कर रहा था। वो क्रिमिनल फैंग को मारने ही वाला होता है कि फैंग अचानक से सिस्टम के जरिए पॉइंट्स एक्सचेंज करके अपनी एनर्जी रीस्टोर कर लेता है और वो कुछ अटैक्स को डॉज करता है लेकिन फिर से वो जमीन पर पटक दिया जाता है। उसी वक्त सीनियर वोंग एक जबरदस्त एंट्री लेता है और उस क्रिमिनल को इतनी बुरी तरह से पीटता है कि वो बेहोशी हो जाता है। फिर वो फैंग से पूछता है कि वो ठीक तो है और वो क्रिमिनल जिसका नाम हुआंग बन है वो उसे पुलिस के हवाले कर देता है। फैंग जानता है कि सिस्टम ने उसे बचा लिया लेकिन वो किसी को नहीं बताता। वोंग उस क्रिमिनल का सामान देखता है जिसमें कुछ ब्लड की पिल्स और काई और ब्लड एलिक्सर होते हैं। वोंग उसे समझाता है कि ये सभी चीजें ब्रेक थ्रू के लिए जरूरी है और बताता है कि हर टायर को 4 छोटे स्टेज में बांटा जाता है। तभी फैंग की बहन फिर से आती है और चिल्लाती है कि वो उसे स्कूल से लेने नहीं आया। लेकिन वोंग को देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और वो ऑटोग्राफ की भीख मांगने लगती है। फैंग अपने कमरे में वापस जाता और पल्स चेक करता है। तभी वो सिस्टम में खींचा चला जाता और देखता है कि उसका मार्शल आर्ट वैल्यू अब 2 मिलियन के ऊपर जा चुकी है और उसी वक्त सिस्टम एक अपग्रेड की तरह एक्ट करने लगता है। जैसे ही वो सिर्फ सोचता है कि अपनी विटैलिटी को बढ़ाए तो उसे एक तेज दर्द के साथ उसका शरीर एकदम एक्टिव हो जाता है और अब ताकत बढ़ाना इतना आसान हो गया है जैसे गोकू बन जाना। अगले दिन स्कूल में एक अमीर लड़का अपनी डींगे मार रहा होता है कि उसके पेरेंट्स ने घर में एक विटैलिटी सेंटर खरीद दिया है। वो फैंग को अपने घर पर बुलाता और कहता है कि वो देखना चाहता है कि क्या वोंग जो कहकर गया था वो सच था या नहीं। फैंग अपनी पूरी ताकत से कोशिश करता और 113 का वैल्यू छू लेता है। अमीर लड़का हैरान था और समझ जाता है कि फैंग सच बोल रहा था। उस रात को फैंग को उसे कन्विंस करने में पूरी रात लग जाती है। अगले दिन टेस्ट का डे होता है। एग्जामिनर स्पीच देता है कि मार्शल आर्टिस्ट इस देश का फ्यूचर है। फिर वो बताता है कि जो भी 112 से ऊपर स्कोर करेगा वो पास माना जाएगा। सब लोग चिल्लाते हैं लेकिन जब शांत हो जाते हैं तो फैंग चिल्लाता ही रहता है जैसे वो कोई ड्रैगन बॉल जी का कैरेक्टर हो। उसकी टेस्टिंग कैप्सूल ब्राइट रेड हो जाती है और स्कोर 149 तक पहुंच जाता है जो पिछले साल सीनियर वोंग का स्कोर था। सबके होश उड़ चुके थे। फैंग सीनियर वोंग को कॉल करता और पूछता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए तो वोंग उससे कहता है कि वो उससे आकर स्पोर्ट्स एरिना में मिले। रात को फैंग के माता पिता उसका रिजल्ट देखकर रो पड़ते हैं। अपने बेटे को इतनी दूर तक आते देखकर वो गर्व से भर गए थे और अगले दिन फैंग स्पोर्ट्स एरिना पहुंचता है जहां वोंग उसे एक लड़की से मिलवाता है जो कि उसकी मास्टर की बेटी मीनी है। फिर वोंग सोचने लगता है कि अपने मास्टर जिन कांगमेन के बारे में जो एक पोर्टल में गया था, जानते हुए कि वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन मानवता के लिए उसे ये करना ही था। जाने से पहले मास्टर ने मार्शल आर्टिस्ट सोसाइटी वोंग को सौंप दी थी। वोंग ने कोशिश की थी कि मास्टर वहीं पर रुक जाए और कहा था कि वो उसकी बेटी से शादी कर लेगा अगर वो रुक गया, लेकिन मास्टर ने उसे सीमलेस कहकर झाड़ दिया था। वापस प्रेजेंट में वोंग अचानक से फैंग पर अटैक करता और उसे चिढ़ाता है कि क्या वो अपने इस कमजोर बॉडी से संतुष्ट है। फिर वो 4 यूनिवर्सिटी सजेस्ट करता है जिनमें दूसरी यूनिवर्सिटी जिसका नाम मो था वो फैंग को सबसे बेहतर लगती है और अब यहाँ पर जाने का दिन आ चुका था। फैंग अपने परिवार से विदा लेता है और उसकी बहन रोते हुए कहती है कि जैसे ही उसे कोई दुल्हन मिले उसे जरूर बताए। जैसे ही ट्रेन निकलती है वो ट्रेन के पीछे दौड़ती है ये दिखाने के लिए कि वो उसे कितना मिस करेगी। वहीं दूसरी तरफ वोंग अपनी मास्टर की बेटी के साथ चलता हुआ सोचता है कि एक दिन वो और ताकतवर बनेगा ताकि फैंग को बचा सके। इधर फैंग यूनिवर्सिटी पहुंचता और गेट पर खड़े एक लड़के को देखकर दंग रह जाता है। उसके दांत नुकीले थे और वो एक बड़ी ग्रेट स्वॉर्ड लेकर खड़ा हुआ होता है। वो फैंग से कहता है कि यहाँ आकर खुद को स्पेशल मत समझना, लेकिन जब फैंग अपना नाम बताता और नानजिंग का जिक्र करता है तो सामने वाले लड़के किन फैंकिंग के चेहरे पर गुस्सा आ गया था क्योंकि उसे अपने दुश्मन वोंग याद आ जाता है।
वो फैंग से कहता है कि सीनियर से ऐसे कूल होकर बात मत करो और कुछ रिस्पेक्ट करना सीखो। वहीं किन अपने एक बोरी भर के संसाधनों के साथ वहां से चला जाता है। वो गुस्से में वोंग को कोसता है और कसम खाता है कि वो खुद को इतना रिफाइन करेगा कि एक दिन गुआंग और मैनिंग यूनिवर्सिटी दोनों को कुचल सके। बाद में रिसेप्शन पर फैंग अपना एडमिशन फॉर्म दिखाता है, जो देखकर वहां की रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है जब वो देखती है कि फैंग की बोन टेम्परिंग सेकेंड रैंक की है। लेकिन जब वो एक क्विक टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि उसने सिर्फ 1 महीने में 3rd रैंक हासिल कर ली है। ऐसा अब तक सिर्फ एक सेकेंड ईयर के लड़के ने किया है। सभी लोग स्टर्न रह जाते हैं और वो महिला तुरंत सारी फॉर्मेलिटीज को बताने लगती है और फैंग को एस्कॉर्ट करने के लिए सीनियर झाओ यान को बुला लेती है। फिर वो उन्हें एरिया 1 में ले जाती है और समझाती है कि वहाँ की सीनरी जानबूझकर ब्रेथ टेकिंग बनाई गई है ताकि स्टूडेंट्स का स्पिरिट बना रहे जब ट्रेनिंग बहुत कठिन हो जाए। डॉम्स के अंदर फैंग अपने कमरे में जाता है और हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि उसे इतना बड़ा स्पेस अकेले मिल रहा है। जैसे ही वो सेटल होने लगता है तो सामने के कमरे से एक सुनहरे बालों वाला सुंदर लड़का जिसका नाम फू चैंगक्विंग होता है वो अंदर आता है और बिना बुलाए उसके सोफा पर जम जाता है। वो एक चार्मिंग मुस्कान के साथ पूछता है कि फैंग कहाँ से है और जैसे ही फैंग बताता है कि वो नानजिंग से है तो फू का एटीट्यूड अचानक से बदल जाता है। वो पूछता है कि क्या उसने वाइन का नाम सुना है। यहाँ पर फू वाइन की तारीफ करते हुए कहता है कि वो कितनी तेजी से ब्रेक थ्रू कर रहा है और 8 यूनिवर्सिटी के टॉप फाइटर को हरा चुका है। फैंग चुपचाप अपने ड्रिंक सिप कर रहा था और फू नोटिस करता है कि उसकी बोन टेम्परिंग 3rd रैंक की है। वो हैरान हो जाता है और ये मान लेता है कि शायद उनकी फाइट अब ज्यादा दूर नहीं है। वो फिर फैंग से कहता है कि मास्टर की स्पीच के लिए लेट मत होना और एक मुस्कान के साथ कहता है कि एक बॉम्बास्टिक डेब्यू देना मत भूलना। उधर किन एक महिला के साथ नए स्टूडेंट की स्काउटिंग कर रहा था और तभी फैंग अपने नए दोस्त के साथ एकदम आखिरी सेकेंड में पहुंच जाता है। जैसे ही घड़ी 3 बजाती है स्टील गेट्स खुलते हैं और एक ग्रेसफुल आदमी स्टूडेंट्स के भीड़ को चीरते हुए सामने आता है। वो अनाउंस करता है कि जो भी लेट आएगा उसकी एडमिशन पर मिलने वाले क्रेडिट का आधा हिस्सा काट लिया जाएगा, जो कि 10s of thousands मार्शल आर्ट पॉइंट्स के बराबर होते हैं। उन्हें बताया जाता है कि ये मो एकेडमी है और यहाँ पर ये बात साफ कर दी जाती है कि यहाँ पर अनुशासन सबसे ऊपर है। ये जगह उनके लिए नहीं जो आसान रास्ते चाहते हैं, बल्कि उनके लिए है जो योद्धा बनकर देश की रक्षा करना चाहते हैं। फैंग को याद दिलाया जाता है कि मो में बस दाखिला मिलना ही अंत नहीं, बल्कि ये तो ऐसे एक नरक जैसे सफर की शुरुआत है जो सीधे नीचे की ओर जाती है। इसके तुरंत बाद प्रशिक्षकों की एंट्री होती है। एक के बाद एक वो जैसे आसमान से उतरते हैं। उनका प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि सभी छात्र हैरान थे। वहाँ का हर प्रशिक्षक अपनी मौजूदगी से इतना ताकतवर आभा को छोड़ता है कि कई छात्र जमीन पर गिर जाते हैं। फैंग इस चुनौती को निजी तौर पर लेता और एक धमाकेदार एंट्री करता है। उसकी परफॉर्मेंस एक महिला प्रशिक्षक का अपनी ओर ध्यान खींचती है जो उसके परिवार से कोई पुरानी दुश्मनी रखती थी। वो मन ही मन में ये ठान लेती है कि वो इस ट्रेनिंग में फैंग को बहुत परेशान करेगी। उसी समय फू भी एंट्री करता और दोनों जोजो स्टाइल में पोज में धमाका करते हैं। उनकी आत्मविश्वासी परफॉर्मेंस इतनी चुभने वाली होती है कि पास खड़ा एक तेज तरार लड़का चढ़ गया था। इन सब के बीच मो एकेडमी का पूर्व प्रिंसिपल एक भव्य प्रवेश करता है। वो गोल्डन बॉडी मास्टर की ऊर्जा के साथ उतरता है। उसकी ऑरा पूरी चरम पर होती है। फू तुरंत ही पहचान लेता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। प्रिंसिपल अपनी स्पीच में मो यूनिवर्सिटी की विरासत की बात करता है और योद्धाओं के संघर्ष की फिलॉसफी को समझाता है। वो कहता है कि आज के मार्शल आर्टिस्ट में वो बात नहीं रही जो उनके पूर्वजों में हुआ करती थी। फिर वो आकाश की ओर गहराइयों से देखता है, जबकि बाकी लोग मनी मन सोचते हैं कि ये आदमी आखिर कहना क्या चाहता है। इसके बाद वो अचानक घोषणा करता है कि सभी को एक मुफ्त टॉप कार्ड और ब्लड पिल मिलेगा, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वो एक और घोषणा करता है कि फ्रेशमैन ट्रेनिंग कंपटीशन 20 मिनट में शुरू होने वाला है और सभी को तुरंत ही ट्रेनिंग हॉल पहुंचना होगा। फैंग यहाँ पर घबरा जाता है क्योंकि अब उसे समझ आया था कि सारे फ्रेशर्स, जिनमें उसका दोस्त फू भी शामिल है, वो सारे अब उसके कॉम्पिटिटर बन चुके हैं। ट्रेनिंग हॉल में फैंग और फू उसकी विशालता को देखकर हैरान थे। उनका प्रशिक्षक समझ जाता है कि 9 मंजिलों में से फ्रेशर को सिर्फ पहली मंजिल पर जाने की अनुमति है और हर फ्लोर अलग स्किल को टेस्ट करता है। यहाँ पर ये बताता है कि कोई भी छात्र जिस फ्लोर पर सबसे अंत तक टिका रहेगा वही ये तय करेगा कि उसे कौन सी कॉलेज में भेजा जाएगा। यदि कोई उस फ्लोर पर तब पहुंचता है जब 400 सीटें भर चुकी हो तो उसके क्रेडिट का आधा हिस्सा काट लिया जाएगा। सभी को समझ आता है कि ये प्रतियोगिता एक प्रकार की बैटल रॉयल है जहाँ पे हर फ्रेशर दूसरे से भिड़ेगा। प्रशिक्षक यहाँ पर ये भी कहता है कि वो केवल लकड़ी के हथियारों का ही यूज कर सकते हैं।
फैंग और फू तुरंत ही दौड़ पड़ते हैं और प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही हथियार उठाकर लड़ाई शुरू हो जाती है। फैंग यहाँ पर बिना वक्त गवाए फू को अलविदा कहता और कहता है कि वो उसे चौथी मंजिल पर मिलेगा। वो सीधा सीढ़ियों की ओर देखता है। वो एक लड़की को धक्का देता है जो उसे रोकने की कोशिश करती है और फिर एक ट्रायो को पार करता है जो इतने कमजोर थे कि एक छोटा बच्चा भी उन्हें हरा सकता था। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद भी फैंग सोचता है कि शायद वाइन गलत था जब उसने मो के स्टूडेंट्स को ज्यादा कॉम्पिटिटर बताया था। उसी समय सीढ़ियों पर एक सिल्वर हेयर वाली लड़की अपने कॉम्पिटिटर को एक झटके में नीचे गिरा देती है, लेकिन फिर भी उसे मीडियर पकड़ लेती है। लेकिन वो लड़का धोखेबाजी से उसे गिरा देता है, लेकिन उसकी सहेलियां समय रहते उसे पकड़ लेती है और उस लड़के को बुरी तरह से पीट देती है। वहीं फू 4 लड़कों पर लोन वॉरियर की तरह टूट पड़ता है, लेकिन उनमें से उसे 2 अच्छा कंपटीशन देते हैं। तभी एक मोटा लड़का उसकी टांग से चिपक जाता है और उसका साथी फू को एक जोरदार घूंसे से धराशायी कर देता है। कंट्रोल रूम के बाहर किन गुस्से में टहल रहा था, लेकिन एक डरावना प्रशिक्षक उसे देख लेता है। यहाँ पर किन बहाना बनाता है कि उसे प्रिंसिपल के सिग्नेचर चाहिए, लेकिन असल में वो उस लड़के को देखना चाहता है जो चौथी मंजिल पर सबसे पहले पहुंचा है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसका दोस्त जेलेट पहले ही वहां पर पहुंच चुका है। थोड़ी देर के बाद वहां पर गर्ल स्क्वाड आती है और वो निराश होती है क्योंकि लड़की जो कथित रूप से मजबूत थी वो बस बक कर रही होती है। जैसे जैसे चौथा फ्लोर भरने लगता है, किनून स्ट्रॉन्ग डुओ का मजाक उड़ाता है जो अभी तक नहीं पहुंचे थे। तभी फू यहाँ पर एक बेकार कॉम्पिटिटर को हराकर वहां पर प्रवेश करता है और फैंग की एंट्री तो सभी को हैरान कर देती है। वो जोर से फू के कॉम्पिटिटर का मजाक उड़ाता है और सभी को चौंकाकर कहता है कि वो मैनजन सिर्फ इसीलिए छोड़कर आया था क्योंकि उसके सीनियर ने कहा था कि वहां पर बहुत टैलेंट है, लेकिन यहाँ तो सब कमजोर हैं। सभी लोग उसकी इस हिम्मत पर हैरान थे और उसे घमंडी मूर्ख कहने लगते हैं। फैंग सीधे मैनेजमेंट की ओर देखता है और कहता है कि मो एकेडमी के स्टूडेंट सिर्फ हॉट गार्बेज हैं। इसके तुरंत बाद पीए सिस्टम घोषणा करता है कि जो भी अगले 30 मिनट में फैंग को हराएगा उसे एक क्रेडिट मिलेगा, जबकि फैंग के सारे क्रेडिट काट लिए जाएंगे। यहाँ पर फू को अब टीम चुनना पड़ता है, लेकिन वो ब्रो कोड को याद करता है और फिर वहां पर एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों दोस्त बैक टू बैक खड़े होकर अपने कॉम्पिटिटर को धूल चटाते हैं और लगातार पॉइंट्स जमा करते हैं। तभी पिंक हेयर्ड लड़की यांग सियोमोन चार्ज करती है और फैंग को चौंका देती है क्योंकि वो दिखने में तो एक टिकटॉक ईगल जैसी है, लेकिन उसकी ताकत डरावनी थी। फैंग को उसकी अनस्टॉपेबल फिनिशिंग मूव से बचने के लिए एक और लड़की का चेहरा इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर यहाँ पर फू कहता है कि उसे स्टैमिना पिल प्रोसेस करने के लिए थोड़ा समय चाहिए और फैंग से कवर मांगता है, लेकिन फैंग यहाँ पर एक झटके में गायब हो जाता है और फू अकेला रह गया था। इसी बीच ब्लू हेड वाली लड़की सू अपने ग्रुप को आदेश देती है कि जियाओ और सिमोन फैंग से निपटे, जबकि वो और यांगी फू को संभालेगी। फैंग अपने साथी से अलग हो जाता है और अटैक स्क्वाड से घिर जाता है। यहाँ पर सू अपने सभी साथियों को उस पर टूट पड़ने का आदेश देती है। फू इतने मुश्किलों के बाद भी खुद को बचा पाता है जब तक कि कुमी अपने बड़े से माथे से एक जोरदार टक्कर नहीं मारती और फिर वो उसे पेट में मारती है। वहीं मैनेजमेंट की टीम फैंग की ताकत का विश्लेषण करने लगती है। उन्हें पता चलता है कि फैंग का कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई मास्टर है, लेकिन फिर वो जान जाते हैं कि वो वोंग का शिष्य है जो कभी लेजेंडरी जियांग का स्टूडेंट था। वो आदमी जो कि एक मिशन से कभी वापस नहीं लौटा। लड़ाई में फू को वार्निंग दी जाती है कि हारने पर उसके आधे क्रेडिट कट किए जाएंगे। वहीं फैंग सिस्टम को सब कुछ सामने नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन चुपचाप वो एक हेल्थ पिल लेता है जो उसके स्टैट्स को स्पाइक कर देती है। वो हवा में छलांग लगा देता और वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि कोई इंसान इतनी जल्दी उस पिल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। लेकिन तभी टाइमर खत्म हो जाता और फैंग को विजेता घोषित किया जाता है। प्रिंसिपल कहता है कि सब लोग आज की अपनी बेइज्जती को याद रखें और कल मेंटर सिलेक्शन के लिए समय पर पहुंचे। अगले दिन फैंग और उसका दोस्त फ्रेशमैन को लायन हेड टैंग फैंग की तरफ भागते हुए देखते हैं क्योंकि उसकी बॉक्सिंग तकनीक बहुत लोकप्रिय है। लेकिन फैंग इससे इम्प्रेस नहीं होता और बाकी प्रशिक्षकों को ध्यान से देखता है। उसे कोई खास पसंद नहीं आता जब तक कि उसकी नजर एक अजीब नाम के प्लेट पर नहीं जाती। तभी उसे याद आता है कि ये वही झगड़ालू महिला है जिससे वो पहले भिड़ चुका है। उसकी अजीबोगरीब डिमांड्स देखकर फैंग चिढ़ जाता है, लेकिन तभी वो उसे पुकारती है और कहती है कि वही उसकी सबसे अच्छी संभावना है क्योंकि बाकी सभी पॉपुलर मेंटर या तो सीनियर हैं जिन्हें उसने हराया है या फिर जूनियर हैं जिन्हें उसने शर्मिंदा किया है। मतलब पूरी यूनिवर्सिटी उसके खिलाफ ही है। वो महिला फैंग को सच्चाई का कड़वा स्वाद देती है और कहती है कि उसके पास फू या जो लेले जैसी कोई पारिवारिक ताकत नहीं, उसे वही कठिन रास्ता चलना होगा जो सीनियर वोंग ने चलाया था। फैंग ये समझता और सोचता है कि वो उसे क्या खास दे सकती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि वो उसे वहां ले जा सकती है जहां लायन हेड भी नहीं ले जा सकता।
जैसे ही वो उसे अपना कार्ड देता है वो तुरंत उसे रजिस्टर कर देती है। फू कहता है कि उसे याद है उसका नाम लोऊ फिंगरियो है, एक बेहद कठोर महिला जो लायन हेड से भी ज्यादा बेरहम है। अगले दिन वो फैंग को प्राइवेट लेक्चर देती है कि कैसे अपने सभी मेरिडियंस को शरीर के अंगों में विकसित करना है, खासकर उसके पैरों को जो अभी गीली स्पैगेटी जैसे हैं। फैंग 3 पिल्स निगलता है जिससे उसकी हड्डियां तुरंत ही सख्त हो जाती है और कई घंटों के खास ट्रेनिंग के बाद उसे उग्र ऊर्जा का विस्फोट होता है और वो ब्रेक थ्रू करता है। लू कहती है कि अगली बार सुमी को साथ लेकर आना ताकि मार्शल आर्ट्स टेक्निक शुरू की जा सके। फैंग फर्स्ट रैंक पाने की खुशी में फर्स्ट रैंक कैंडीज मांगता है, लेकिन लू उसे झटक देती है और याद दिलाती है कि वाइटल पिल्स पेड़ों पर नहीं उगते और उसे घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन लू 2 अपने नए स्टूडेंट से मिलती है और एक दमदार ब्रूसली स्टाइल किक मारती है ताकि वो उन्हें दिखा सके कि असली स्ट्राइक कैसे होती है। वो समझाती है कि एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट अपनी हड्डियों को इस तरह से ट्रेन करता है कि पूरी ताकत को एक सिंगल स्ट्राइक पॉइंट पर केंद्रित कर सके। फिर वो फैंग को वैसे ही स्ट्राइक करने को कहती है। फैंग अपनी पूरी ताकत से किक मारता है, लेकिन उसकी रिकॉइल इतनी खतरनाक होती है कि उसका पैर ही टूट जाता है और वो कुछ दिनों तक ट्रेनिंग नहीं कर पाता। लोऊ लापरवाही से कहती है कि उसे बताना भूल गई थी कि इसे करने के लिए एलॉय बूट्स पहनने चाहिए थे। कुछ समय के बाद फैंग बैसाखियों के सहारे लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट जाता है और रास्ते में रोता रहता है। वो एक सो रहे आदमी गेजर के पास पहुंचता है और उसे उठाकर कहता है कि उसे नए बूट्स चाहिए। जब फैंग बताता है कि वो घायल है तो गेजर आंखें छोटी करके स्क्विंट करता है और कहता है कि ई रैंक बूट्स की कीमत एक किडनी और आधी जान जितनी है। फैंग के चेहरे पर डर देखकर गीजर डी रैंक ईजीज का स्पेशल डील ऑफर करता है जो कि था उसके 2 किडनी के बदले। कुछ दिन के बाद फैंग, सूबी और टैंग मिलकर मार्शल आर्ट्स क्लब जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि वहाँ पहले से कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो वो लौटने लगते हैं। तभी कुछ सीनियर्स फैंग को जबरदस्ती रोकते हैं और बदतमीजी से पेश आते हैं और फिर एक लंबे बालों वाला लड़का सामने आता और कहता है कि चूंकि फैंग का जुड़ाव जुआन से है जिसने उसके भाई को पीटा था और अब वो उससे बदला लेगा। सूबी फैंग को चेतावनी देती है कि वो चैलेंज ना ले क्योंकि वो अभी भी घायल है, लेकिन जब वो लड़का फैंग को डरपोक कहता है तो फैंग कंधे उचकाता है और कहता है कि वो मसल जोकर अपने भाई की पिटाई पर रो रहा है और फिर वो चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। फैंग रिंग में उतरता और क्लब की महिला रेफरी स्टेप इन करती है। उसका पहला विरोधी शिकायत करता है कि वोंग ने उसे 3 महीने के लिए बिस्तर पर भेज दिया था और उसकी 3rd रैंक खत्म कर दी थी, लेकिन फैंग कहता है कि बकवास बंद करो और लड़ाई शुरू करो। वो लड़का गुस्से से लाल हो गया था और उसके शरीर से आग जैसी ऊर्जा निकलने लगती है। उसका मुक्का इतनी तेजी से आता है कि फैंग के चेहरे के बेहद करीब से गुजरता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। फैंग एक जोरदार किक मारता है लेकिन सामने वाला जरा भी नहीं हिलता। उल्टा वो एक जोरदार घूसा मारता है जिसे फैंग पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाता और उसकी दोनों भुजाएं लगभग टूट जाती है। फैंग को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता और वो आदमी लगातार उस पर हमले कर रहा था। फैंग किसी तरह से खुद को बचाते हुए गिड़गिड़ाकर कहता है कि कृपया मेरे सिर को मत फोड़ना, मुझे लड़ना ही नहीं आता। उसकी ये ढीली ढीली बातें सामने वाले को और भी चिढ़ा देती है और वो अब बिजली जैसी तेज राउंड हाउस किक मारता और फैंग पूरी तरह खुला रह जाता है। उसी वक्त टीचर लू की सलाह उसे याद आती है कि फोर्स को पैरों से चैनल करो। ये सलाह काम करती है और फैंग हवा में उड़ते हुए अचानक से तेजी से दौड़ता है और एक काफी साफ सुथरे किक से उस लंबे चौड़े आदमी को सीधे ड्रीम लैंड में पहुंचा देता है। फैंग दर्द से कराह रहा होता है, तभी लॉन्ग हेयर फिर से अपने भाई की बात शुरू कर देता है, लेकिन लू उसे वहीं पर रोक देती है और सबके सामने एक्सपोज कर देती है कि उसका भाई कोई महान फाइटर नहीं बल्कि एक घटिया बुली था जो जूनियर्स को धोखा देकर पैसे ऐंठता था। लॉन्ग हेयर बदला लेने के लिए घायल लड़के को फिर से पीटने की धमकी देता है, लेकिन तभी वोंग क्लब में प्रवेश करता और कहता है कि अगर किसी को अपने बराबर के आदमी से लड़ना है तो वो आ जाए। रात के खाने पर फैंग वोंग से पूछता है कि वो अचानक कैसे आ गया, तो वो कैजुअली कहता है कि बस संयोग था और अपने सीनियर कनेक्शन को उसका क्रेडिट देता है। फिर वो बताता है कि नेशनल फ्रेशमैन एक्सचेंज कंपटीशन आने वाला है जिसमें देश भर के 99 मार्शल आर्टिस्ट स्कूल में भाग लेंगे और रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से भिड़ेंगे। वो फैंग से कहता है कि अब तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में मेंटर्स इस मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करते हैं जिसे मो एकेडमी खुद ही होस्ट कर रहा है। बताया जाता है कि जीतने वाले स्कूल को उसकी सालाना रिसोर्सेज एलोकेशन में 20% की बढ़ोतरी मिलेगी। यहाँ पर टैंग, फैंग और बाकी फ्रेशमैन बताता है कि इस बार की प्रतियोगिता में सिर्फ नए लोग लड़ेंगे ताकि सबके लिए ये फेयर हो। लू मजाक में कहती है कि अगर रिसोर्सेज चाहिए तो वाइस प्रिंसिपल वो खुद ही लड़ ले, लेकिन टैंग उसे चुप करवा देता और कहता है कि किस तरह वोंग की लगातार जीतों ने उन्हें 3rd टियर स्कूल बना दिया था और अब समय है उनकी इज्जत वापस पाने का। वो 10 नए स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है कि महीने के अंत तक 1st टायर स्ट्रेंथ की पीक पर पहुंचना है। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है और नए स्टूडेंट्स को एक मिशन दिया जाता है टॉप लेवल रेबल वॉरियर को पकड़ने का, जिसके लिए हर सिर पर 30 क्रेडिट मिलेंगे। मिशन शुरू होता है, सबको नए चमचमाते हथियार मिलते हैं। फैंग को एक भाला मिलता है
जब फैंग अपने नए हथियार की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसकी टीचर आ जाती है और कहती है कि वो कल्टीवेशन ऐसा कर रहा है जैसे सब कुछ तोड़ डालेगा। फिर वो उसे एक तलवार तकनीक देती है जो कि ब्लड बर्स्ट ब्लेड नाम से था और वो कहती है कि इसे अच्छे से सीखना। अब कहानी सीधे प्रतियोगिता के दिन पर आ जाती है। होस्ट एक फ्लैशी एंट्री करता है और आसमान से सीधा जमीन पर उतरता है और खुद को लियू हुरोंग नाम से परिचित कराता है। वो भीड़ को चेतावनी देता है कि ये कोई सेलिब्रिटी कॉन्सर्ट नहीं, इसलिए वो शांत रहे। यहाँ पर फैंग की बहन भी उसे चीयर करने आई थी और वो मोटा यूट्यूबर लियू डॉली भी वहाँ पर मौजूद था जो हमेशा दिखावा करता है कि वो फैन के कंटेंट के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। युआन भी फैंग से मिलने आती है और गर्व से कहती है कि उसने युआन पिंक क्लब शुरू कर लिया है और खुद को प्रेसिडेंट बना लिया है, जबकि फैंग वाइस प्रेसिडेंट है। फैंग को यह नाम बिल्कुल बेकार लगता है। उसे लगता है कि नाम होना चाहिए था पिंग युआन। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो एनोइंग यूट्यूबर भी उनकी टीम में घुस आया है ताकि कंपटीशन की जूसी अपडेट निकाल सके। प्रतियोगिता शुरू होती है और हर टीम का कप्तान स्टेज पर बुलाया जाता है। वहाँ का होस्ट मैच मेकिंग के लिए एक लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल करता है और भीड़ को उत्साहित करने के लिए फेवरेट्स का नाम लेता है। सबसे पहले आता है रेड यूनिफॉर्म वाला जिंगडू मार्शल आर्ट स्कूल का हांसू जो रेनिंग नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। फिर आते हैं ग्रीन और येलो टीम्स मार्शल यूनिवर्सिटी अलायंस और 8 स्कूल अलायंस से, और अंत में आती है मो एकेडमी की ब्लू टीम जिसका कप्तान है फैंग। होस्ट उसे देखता और मजाक उड़ाता है कि वो तो कोई नया बच्चा लग रहा है। अब यहाँ पर ड्रॉ शुरू होता है और मो की ब्लू टीम को येलो टीम के खिलाफ दूसरे राउंड में लड़ना था। यहाँ पर रेड और ग्रीन टीम का एपिक मैच शुरू होता है जिसके कप्तान थे हांसुक और सुन आक्रामक तरीके से फाइट शुरू करता है, लेकिन हांसु बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और वॉइड स्टांस के साथ काउंटर करता है। हांसु राइजिंग सुन कॉम्बो चलाता है लेकिन सुन उसे भी शॉर्ट कर देता है। फिर घोस्टली फुटवर्क के साथ हांसु हवा में गायब होकर सुन के पीछे प्रकट होता है और उसे भाले से घायल कर देता है। यहाँ पर सुन दर्द में भी हांसु की स्पीयर को पकड़कर उसे खींचता है, लेकिन हांसु फिर से लड़ाई पलट देता है। बाहर किम वोंग से कहता है कि उसका जूनियर फैंग दूसरे राउंड में टिक नहीं पाएगा, लेकिन वोंग यहाँ पर शांत रहते हुए कहता है कि अपने काम से काम रखो। इसके बाद आता है दूसरा मैच। युआन फैंग को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो मुस्कुराते हुए खुद को योद्धा कहता है और अपने एरिना की ओर बढ़ जाता है। पूरे डॉम में इस मैच की चर्चा हो रही होती है, यहाँ तक कि फैंग का पिटा हुआ वो लड़का भी छुट्टी लेकर मैच देखने आता है। होस्ट फैंग का परिचय पढ़ता है लेकिन जब वो देखता है कि उसकी तकनीक लायन रोर है तो वो रुक जाता है। यहाँ पर जियांग गुआंगलिन जो कि फैंग का विरोधी था वो हैरानी से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ये तकनीक आती है? तो यहाँ पर फैंग जवाब देता है कि मैं अपनी ऊर्जा को कलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जैंग उसकी हरकतों को थोड़ा संदिग्ध मानता है। यहाँ पर फैंग अपने हथियार को गिरा देता है और फिर अपनी पोजीशन बार बार बदलता है जिससे जियांग परेशान हो जाता है। जियांग थंडर स्ट्राइक तकनीक चलाता है लेकिन फैंग उसे भी डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद फैंग अपना हथियार 2 हिस्सों में बांट लेता है जिसमें से एक निकलता है फीनिक्स नाइफ। जियांग यहाँ पर थोड़ा तनाव में आ गया था, लेकिन यहाँ पर फैंग अपने ब्लड बर्स्ट फ्रेंजी तकनीक का अनलीज करता है जो उसे लोऊ ने सिखाई थी और जियांग को रिंग से वो बाहर उड़ा देता है। जियांग का हथियार भी टूट गया था और फैंग मैच को जीत जाता है और वो जियांग को उठाकर खड़ा कर देता है। यहाँ पर बिन बहुत एक्साइटेड होता है कि अब उसकी बारी है, लेकिन फैंग घोषणा करता है कि वो फाइट को जारी रखेगा। येलो टीम का लड़का अपने कैप्टन से माफी मांगता है लेकिन कैप्टन कहता है कि उसने फैंग को उसकी ट्रम्प कार्ड चलने पर मजबूर कर दिया, जिसका मतलब है कि फैंग अब वो चाल दोबारा नहीं चल पाएगा। लेकिन फैंग यहाँ पर 2 एनर्जी पिल्स को ले लेता है और सबको चौंका देता है क्योंकि सिर्फ 20 सेकंड में ही उसकी एनर्जी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है, बल्कि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। ग्रैंड मास्टर्स जो ऊपर से देख रहे होते हैं वो सोचते हैं कि ये बच्चा किसी मॉन्स्टर से कम नहीं। येलो टीम का अगला मेंबर चेन नीचे आता है और वो दूसरा राउंड शुरू होता है। चेन यहाँ पर जल्दीबाजी में कूदता है और एक बहुत तेज लड़ाई शुरू होती है, लेकिन फैंग यहाँ पर एक सेकेंड लेवल का किक मारता है और चेन बेहोश हो जाता है और उसकी ये लगातार दूसरी जीत होती है। वहाँ का होस्ट पूछता है कि क्या वो जारी रखना चाहेगा अपने फाइट को, तो फैंग बस सिर हिला देता है। बिन को एहसास होता है कि उसने इस लड़के को बहुत अंडर एस्टिमेट किया, इसीलिए वो तुरंत ही रिंग में कूदता और हमला शुरू कर देता है, जिसे फैंग डॉज करता और कहता है कि मैंने तो पिल्स भी नहीं ली अभी तक। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है और फैंग फिर से कुछ नया करता है जो कि था वॉइड सैंडिंग स्टेट एक्टिवेट करना, और वो हवा में होवर करने लगता है। उसकी खुद की टीम और ऊपर से देखने वाले सारे चीफ चौंक जाते हैं कि उसने ये सब कब सीख लिया। फैंग जमीन पर उतरता और बेहद कूल अंदाज में कहता है कि ये आसान जीत होने वाली है। फिर उसका बिन के साथ एक फ्लैशी डुएल शुरू होता है जैसे यहाँ पर कोई बेब्लेड बैटल चल रही हो। फिर बिन यहाँ पर एक सुपर हीरो लेवल तकनीक को एक्टिवेट करता है और उसकी शर्ट फट जाती है। उसका मस्क्यूलर बॉडी को देखकर भीड़ पागल हो गई थी। फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन बिन हिलता तक नहीं। वो एक मिथिकल ट्रांसफॉर्मेशन करता है जो कि था रोअरिंग स्पिरिट लायन का, और वो एक रोअरिंग स्पिरिट लायन में बदल जाता है
और फैंग यहाँ पर ब्लूइस फीनिक्स में बदल जाता है। दोनों की हर अटैक से ऊर्जा निकलती है। इधर बिन की बहन टीवी पर ये सब देख रही थी और अपने भाई को चीयर कर रही होती है। दोनों आखिर में एक अंतिम पंच के लिए भिड़ते हैं और एरिना की सांसें थम जाती है और धूल हटने पर फैंग खड़ा होता है। यहाँ पर बिन के हेल्थ पॉइंट्स 0 हो चुके थे और फैंग लगातार तीसरी बार जीत चुका था। अगले दिन अनाउंसर बताता है कि अगला मैच जिन की रेड टीम और मो की टीम के बीच में होगा। लॉकर रूम में फैंग टैंक से पूछता है कि वो क्यों नहीं लड़ रहा, तो टैंक कहता है कि सिर्फ 5 खिलाड़ी अलाउड हैं और उसने पहले ही अपने सारे ट्रिक्स दिखा दिए हैं। अब समय है बाकी खिलाड़ियों के लिए कार्ड्स छुपा कर रखने का। बाकी टीमें कहती है कि उन्हें जिन वू के वीकलिंग से डर नहीं लगता, लेकिन टैंक गुस्से में कहता है कि फाइनल के लिए ताकत बचाओ। लेडी भी उसका समर्थन करती है और कहती है कि हम अब तक दुश्मन की पूरी ताकत नहीं देख पाए। अंत में फैंग टैंक की बात मान लेता है और 5 चुने हुए खिलाड़ियों को लेकर टीम मैदान में उतरती है। फैंग की बहन और विरोधी टीम फैंग की अनुपस्थिति से हैरान थे। वहीं फू सुमी को पेप टॉक देता और कहता है कि वो हांसू को अपने ड्रैगन आर्ट से भून कर रख देगा। फैंग आकर अपने दोस्त से कहता है कि फोकस रखो और दुश्मन को धूल चटाने का समय आ गया है। पहला मैच शुरू होता है, सुमी वर्सेस सूजी, जिसने पहले 6 मैचों में एक भी राउंड नहीं हारा है। दोनों एक दूसरे को बू करते हैं। सूजी तुरंत स्पीयर से हमला करता है। सुमी अपने नंगे हाथों से उसे ब्लॉक करती है लेकिन डर जाती है क्योंकि सूजी ने अपनी असली ताकत छिपा रखी थी। सुमी फिर से हमला करती है लेकिन सूजी एक बार फिर से फुल पावर ब्लास्ट करता है जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती है। उसकी 60% हेल्थ चली जाती है। उसकी ड्यूरेबिलिटी देखकर सूजी और उसका कैप्टन दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सूजी जब फाइनल स्ट्राइक मारने आता है तभी सुमी एक ब्लड एरो उसके चेहरे पर फेंक देती है। वो ब्लाइंड हो जाता है और दोनों एक नारुतो वर्सेस सासुके जैसा क्लैश करते हैं। सुमी उसे इतनी भयानक किक मारती है कि हर लड़का क्रिंज कर जाता है। अब यहाँ सुमी जीत गई थी लेकिन उसकी हड्डियां टूट चुकी थी और वो 3 महीने तक लड़ नहीं पाएगी। फैंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और ये सोचने लगता है कि अब भी कार्ड छुपा रखने का कोई फायदा है क्या। इसी दौरान फू उत्साहित होकर रिंग में कूदता और हांसू से भिड़ जाता है। हांसू एक स्नीकी घोस्ट स्टेप मूव से पीछे आता है लेकिन फू उसे काउंटर कर देता है। सूजी उसे इतनी ताकत से उड़ाकर मारता है कि हांसू की उल्टी तक निकल जाती है। फू अपने लो फैमिली स्पीयर टेक्निक निकालता है और एक ड्रैगन फेंकता है लेकिन हांसू उसे भी कैजुअली डिफ्लेक्ट कर देता है। जब उसकी नजरें भीड़ की तरफ उड़ते हुए अटैक पर होती है उसी पल फू मौका पकड़ लेता है और हांसू को एक जोरदार साइड पंच मारता है जिससे उसके कुछ दांत टूट जाते हैं, लेकिन हांसू जल्दी से रिकवर कर लेता है और एक क्लीन काउंटर से मैच को खत्म कर देता है। जब फू चलता है तो जाते जाते सबको हंसा देता है। अब सेलमैन जोश में आकर कंट्रोल अपने हाथ में लेने को तैयार था। वो बिना किसी हथियार के सू पर चार्ज करती है और सुई भी जानबूझकर अपना हथियार छोड़ देता है ताकि फर्स्ट फाइट में उसे हराया जा सके। अब सेलमैन एक पंच मारता है तो सुई उसे आराम से पकड़ लेता है लेकिन फिर वो उसके सीक्रेट किक को अपने रॉक सॉलिड क्वाड से ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी सेलमैन अचानक से अपना माथा उसके माथे से टकरा देती है और यही चाल काम कर जाती है क्योंकि उनके लेवल का कोई भी योद्धा आमतौर पर अपनी स्किल को रिस्क में नहीं डालते। इसके बाद सेलमैन दोबारा जैकी चैन स्टाइल की किक्स के साथ उस पर हमला करती है जिसका जवाब सुई एक ब्रूटल स्टैब से उसके कंधे में वॉर करके देता है। लेकिन सेलमैन फिर भी अपने बॉस वाली एनर्जी दिखाती है और अपने रिसेडिंग हेयर लाइन को एक बार फिर से उसके क्रैक हो चुके डोम से टकरा देती है। इसके बाद जीमू अपने तीसरे फाइटर को भेजता है जो जेलेट से भिड़ता है। उधर वोंग और चिन भाग रहे होते हैं क्योंकि वोंग एक बड़ा क्रिस्टल चुरा चुका है जो उन्होंने रिसोर्सेस मिशन पर लाया था ताकि वो अपने मित्र को बचाने के लिए ताकतवर बन सके। अरीना में जेलेट पूरी ताकत झोंक देती है लेकिन उसके विरोधी उसकी हर मूव को बड़े ही आसानी से डॉज करता है और बिना ज्यादा कोशिश के उसे नॉकआउट कर देता है। फिर वही लड़का फैंग की टीम के आखिरी मेंबर को उकसाता है और उसे एक कैजुअल पंच से जमीन पर गिरा देता है जिससे मो का फाइनल में पहुंचने का सपना वहीं पर खत्म हो गया था। जैसे ही वो लड़का हंसते हुए चला जाता है फैंग के अंदर एक आग जल उठती है। जिंग वू से करारी हार के बाद फैंग पिंग एक चाल चलता है और ली जाकू और साओ यकाई को ट्रायंगल फॉर्मेशन में फंसा देता है और वो किसी तरह वू यूनिवर्सिटी अलायंस को एलिमिनेशन राउंड में हरा देता है और एक आखिरी मौका पा जाता है टूर्नामेंट जीतने का। टीम के ज्यादातर लोग अब आधे मरे योद्धाओं की तरह अस्पताल के बेड पर पड़े थे। तभी लायन हेड आता और एक क्लासिक स्पीच देता है। वो फैंग को कहता है कि टीम को जोश दिलाओ और फैंग वो जिम्मेदारी लेता है। एक लड़का मास्टर टैंग से पूछता है कि आखिर 3 फाइट्स कौन होंगी, लेकिन टैंग ये फैसला फैंग पर छोड़ देता है। तभी यूंगसी बोलती है और एक मौका मांगती है। उसका मास्टर खुश नहीं होता लेकिन फैंग उसको सपोर्ट करता है और उसे जिन लेले के खिलाफ चुन लेता है। मऊ और जिंगवो के बीच का मैच ऑनलाइन तहलका मचा देता है और फैंस दोनों के बीच में बट जाते हैं। मऊ की सपोर्ट रेट तेजी से गिरने लगती है लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए पहली फाइट का ऐलान हो जाता है। जिनले का सामना होता है जैंग से जो जिंगमू यूनिवर्सिटी का है।
दोनों प्रो बॉक्सर की तरह स्टेज पर आते हैं और फॉर्मल इंट्रो के बाद जिन सीधा अटैक करता है। जैंग क्लैश के लिए तैयार होता है, लेकिन जिन अचानक से स्लाइड करता है और अपने ग्लव से जमीन पर फ्रिक्शन बनाते हुए दिशा बदलता है और पीछे से अटैक करता है। उसकी स्पीड और एजिलिटी देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जैंग को जोरदार चोट लगती है और खून बहने लगता है, लेकिन फिर वो पावर अप करता है और फाइट पलट देता है। ऐसा लग रहा होता है कि जिन जीत जाएगा, लेकिन तभी वो थक कर गिर गया था। अगली बारी चेन यांगसी की होती है, जो स्टेज पर चलती हुई आती है और जिन से कहती है कि उसे रेस्ट करना चाहिए। जैंग उसे कमजोर लड़की समझकर अंडर एस्टिमेट करता और एक कनेन पंच मारता है जो उसे लगभग नॉकआउट ही कर दिया था। लेकिन तभी उसका रिवाइटलाइजिंग पिल असर करता और वो जमीन से उठ खड़ी होती है, जिससे वो राउंड जीत जाती है, जबकि जैंग थककर गिर जाता है। अब स्कोर टाई पर होता है और फैंग स्टेज पर आता है। बिना किसी इंट्रो के वो सीधा पंच मारना शुरू कर देता है। यांगसी अब अपना मिड टीयर मूव 80 लाइट किक इस्तेमाल करती है और एक एक किक फैंग को बाउंड्री से बाहर कर देती है। लेकिन जब वो आखिरी किक मारती है तो वो लड़का उसका पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। डोंग फैंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को यूज करता है, जो उसकी हार तय कर देती है। तभी फैंग बीच में आता और उसकी तकनीक रोककर राउंड को एंड करता है। अब वो खुद सामने आता और दूसरे फैंग को बुरी तरह हराकर ये दिखाता है कि उसकी ड्रेन टेस्ट में भी जीतने की उम्मीद थी। इसके बाद फाइनल बैटल होता है टीम कैप्टन के बीच में हांसू और फैंग की। फैंग फिर से अपने ब्लड थ्रस्टी फ्रेंजी यूज करता है, लेकिन हान उसे मिड एयर में ही रोक लेता है। हांसू अब ऊपर है, लेकिन जब कमेंटेटर उसे डोमिनेट बता रहा होता है, फैंग फाइट के बीच में ही चुपचाप कुछ करता है और वो फिर से अपने हथियार को स्प्लिट करता है और एक नया अटैक करता है, लेकिन हांसू उसे पढ़ लेता है और एक शार्प हिट से उसे घायल कर देता है। फैंग झटपट पिटने का नाटक करता है और छुपकर अपने सिस्टम से एनर्जी रीस्टोर कर लेता है और वो अगली राउंड के लिए तैयार होता है। उधर वैंग और चिन हॉस्पिटल बेड पर पड़े हुए बात कर रहे होते हैं कि कोई इंसान इतनी जल्दी सिर्फ पिल्स खाकर रिकवर नहीं कर सकता। अरीना में हांसू एक जबरदस्त अटैक करता है और फैंग को जमीन पर पटक देता है। लग रहा होता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी फैंग खुद को नील लाइट में फ्लोट कर पाता है। सिस्टम स्टेज के ऊपर हो भी वो सोचने लगता है कोई तरीका ताकि इस फाइट को वो पलट सके। अचानक वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता और जैसे कोई लाइफ रिटर्निंग पिल ली हो उसने। हांसू कहता है कि उसकी पुरानी फ्रेंजी टेक्निक अब काम नहीं आएगी, लेकिन फैंग हार नहीं मानता। वो एक नया मूव निकालता है, टाइगर ब्रेक द आर्मी का, और उसमें कोई ब्रूटल हिट से जोड़ देता है और आखिरकार वो फाइट को डोमिनेट करता और जीत लेता है। इस तरह 3 दिन के टूर्नामेंट का अंत होता है फैंग की लैंडस्लाइड जीत से और अनाउंसर कहता है कि अब इसका पार्ट 2 न्यू ईयर हॉलीडे के बाद होगा। फैंग अब ये समझ चुका था कि इस मुकाबले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसीलिए अब वो हर पल अपना ट्रेनिंग में लगाता और बिना सिस्टम पर डिपेंड हुए। उस दिन वो अपनी बहन और डॉम के दोस्तों के साथ घर लौटता है और सब बात कर रहे होते हैं कि उन्हें फैंग के साथ बने रहने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। रास्ते में वो उस लालची मोटे आदमी को पकड़ता है जिसने एक्सक्लूसिव कवरेज का वादा किया था लेकिन निभाया नहीं था, और वो उससे अपने हिस्से की डील मांगता है, जिससे वो डर के मारे भाग जाता है। तभी फू और बाकी दोस्त मिल जाते हैं और एक दोस्त कहता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। तभी वैक्सी मैन स्माइल करते हुए कहता है कि जो स्कूल शुरू होने तक स्काई रैंक तक नहीं पहुंचा वो ऑफिशियली गे है। फिर सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और फैंग अपना ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में उसकी बहन चौंक जाती है कि वो टूर्नामेंट में सिर्फ 6ठे नंबर पर आया है, लेकिन वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने कंट्रोल रूम में जाकर पता लगा लिया है कि वो असल में स्काई रैंक पर है। यह सुनकर उसके क्लासमेट दंग रह जाते हैं। जब सब एक्साइटेड हो जाते हैं तो फैंग उन्हें कहता है कि इसे अभी सीक्रेट ही रखना होगा। एक क्लासमेट मजाक करता है कि वो वोंग को पकड़ रहा है, लेकिन फैंग जवाब देता है कि वोंग तो अब 4th रैंक के पीछे पड़ा है। फैंग घर लौटते वक्त खुश होता है। वो देखता है कि शहर में सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। वो कुछ बच्चों को ऑटोग्राफ भी देता है और इस तरह उसका ये दिन खत्म होता है, एक प्यारे रीयूनियन के साथ जब वो अपने पेरेंट्स से मिलता है। अगली सुबह जब वो बाहर टहलने जाता है तो एक एजेंट उसे मिलता है जो पहले हांगबिन को पकड़ चुका है, और वो उसे बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस और बेस्ट मार्क्स को देखकर शहर ने उसे एक स्टूडियो अपार्टमेंट गिफ्ट किया है, वो भी उसकी बहन के स्कूल के पास वाले फैंसी एरिया में। फैंग ये सुनकर एकदम से चुप हो गया था। वो जल्दी से वोंग को कॉल करता और पूछता है कि उसने अपना हिस्सा क्यों नहीं लिया जबकि उसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। वोंग कहता है कि उसे जरूरत नहीं है और अब फैंग उस अपार्टमेंट का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए कर सकता है बिना अपने परिवार को डिस्टर्ब किए। फैंग उसे थैंक यू डिनर ऑफर करता है, लेकिन वोंग कहता है कि वो काम में बिजी और जल्द ही मिलेगा। इसके बाद फैंग अपनी फैमिली के साथ गूचा क्लास अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है और सब लोग एक अच्छे माहौल में न्यू ईयर हॉलीडे मनाते हैं।
छुट्टियों के बाद फैंग सबको बताता है कि वो अब सेकंड रैंक पर है और सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी उसका एक पुराना दोस्त का कॉल आता है और वो उसे नानवू बुलाता है। फैंग मान गया था क्योंकि उसे वोंग से मिले काफी दिन हो गए थे। फैंग कहता है कि सब लोग चल सकते हैं, जिससे पूरी टीम में एक बार फिर से एक्साइटमेंट भर जाती है। जब टीम नानवू पहुंचती है तो सब वहां की खूबसूरती और शांति को देखकर काफी प्रभावित हो जाते हैं। लड़कियां भी उस जगह की शांति की तारीफ करती है, लेकिन तभी एक ट्रबल मेकर घुसता है और गालियां बकते हुए ड्रामा करने लगता है। तभी वोंग आता और अपने जूनियर फैंग और उसके दोस्तों का स्वागत करता है अपने नानजिंग वू यूनिवर्सिटी में। वो हंसते हुए पूछता है कि क्या फैंग सेकेंड लेवल की पीक पर पहुंच चुका है, और फिर मजाक में कहता है कि वो चाहता है फैंग नानवू के स्टूडेंट को वैसे ही शर्मिंदा करे जैसे उसने मो एकेडमी को किया था। वोंग बताता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत आराम से जी रहे हैं और उन्हें एक झटका चाहिए। वो फैंग को इनवाइट करता है एक मॉक सेकेंड टीयर मंच पर नानवू की टीम के खिलाफ। पहले तो फैंग मना करता है, लेकिन उसके साथी एक्साइटेड हो जाते हैं और जब वोंग रिवॉर्ड में कुछ पिल्स का ऑफर देता है तो फैंग मान जाता है। फैंग कॉल करता है अपने लायन फेस मास्टर टैंग को और उनसे मनाने की कोशिश करता है कि वो 50 सेकेंड टीयर पिल्स भेजे। टैंग उसके इस डिमांड पर गुस्से से फट पड़ते हैं, लेकिन फिर भी पहले टीयर के कुछ पिल्स और 5 सेकेंड टीयर पिल्स भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। वोंग प्रिंसिपल से कहता है कि अगर नानवू के स्टूडेंट मो यूनिवर्सिटी के नए सेकेंड टीयर स्टूडेंट से हार जाएं, तो उनमें से 90% को निकाल देना चाहिए। इससे स्कूल अपने रिसोर्सेज सिर्फ कुछ टैलेंटेड वॉरियर पर फोकस कर सकेगा। यह सुनकर नानवू में बवाल मच जाता है, लेकिन प्रिंसिपल बिना ज्यादा सोचे इस पर सहमत हो गया था। वोंग यहाँ पर फिर नियम बताता है, जो जीतेगा वो स्टेज पर रहेगा और जो हारेगा वो बाहर होगा, और अंत में जो अकेला खड़ा रहेगा वही विजेता होगा। अब काफी टेंशन और एक्साइटमेंट के साथ फाइट शुरू होती है जब नानवू का थर्ड ईयर स्टूडेंट चेंगी सामने आता है मो यूनिवर्सिटी के जाओ लेले से, लेकिन जाओ आराम से जीत जाता और अगला राउंड छोड़ देता है। अब यहाँ पर फैंग स्टेज पर आता है सीनियर वोंग से किया वादा निभाने के लिए। जैसे ही फैंग स्टेज पर आता है नानवू में खलबली मच जाती है। सब पूछने लगते हैं कि ये लड़का इतनी जल्दी किस लेवल तक पहुंच गया है। यहाँ पर लिटिल लांस सामने आती है और फैंग तुरंत उस पर तंज कसता है कि उसका नाम तो सड़ी हुई सब्जियों के पत्तों जैसा लगता है। ये सुनकर लांस गुस्से में आ जाती है और वो फैंग की तरफ झपटती है। वो बहुत आक्रामक हो जाती है, लेकिन फैंग उसे मजाक मजाक में संभालता है। जब वो उसे डरपोक कहकर चिढ़ाती है तभी फैंग गेम पलट देता है और उसे मंच से बाहर फेंक देता है, जिससे वो डरकर भाग जाती है और अपनी हार मान लेती है। इसके बाद एक रंग बिरंगे बालों वाला लड़का एरिना में आता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना नाम बता सके फैंग उसे कट करके कहता है कि वो कमजोर लोगों के नाम याद नहीं रखता। यह फाइट चुटकियों में खत्म हो जाती है और फिर एक और चैलेंजर आता है जो जलती हुई लाल लपटों से घिरा था। फैंग मानता है कि यह लड़का सही मायनों में एक कॉम्पिटिटर है और वो अपने हथियार को साइड में फेंककर बेयर हैंडेड लड़ने का फैसला करता है। हर पंच के साथ उसकी मुट्ठियों से खनखनाहट निकलने लगती है, लेकिन उसका विरोधी बिना किसी असर के बस खड़ा था। इस बार लड़ाई थोड़ी लंबी चलती है और जब तक फैंग खेल रहा था अब वो मुश्किल में फंस जाता है। विरोधी की फेरी हॉर्स टेक्निक से उसे जकड़ लेती है और वो कोने में फंस गया था। वो हमला सीधा झेलता और जलकर बुरी तरह से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर भी उठता और अपने दुश्मन पर झपटता है। दुश्मन उसे पेट में जोरदार पंच मारता है और फैंग बौखलाहट में एक के बाद एक सारे अटैक को झोंक देता है। दोनों एक दूसरे पर लगातार पंच बरसा रहे थे और हर कोई घबरा जाते हैं। फिर दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर एक फाइनल पंच में टकराते हैं और भीड़ सहम जाती है। जब ऐसा लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, फैंग की एनर्जी अब खत्म हो जाती है और वो अपना सर विरोधी की खोपड़ी पर दे देकर पटकता है जैसे कोई रेबिड डॉग हमला कर रहा हो, और आखिरकार उसे वो खत्म कर देता है। इसके बाद वो चिल्लाकर कहता है कि अगला कचरा सामने आए, तो यहाँ पर वोंग बीच में आता और उसे रोकता है। फिर वो भीड़ की ओर मुड़कर चिल्लाता है कि क्या अब किसी में हिम्मत है चुनौती देने की। जब कोई नहीं आता तो वो कहता है कि ये शर्मनाक है, वो इतने कमजोर हो गए हैं और उन्हें चाहिए कि वो अपनी इज्जत बचाए और मो स्कूल को खत्म करे। ये सुनकर भीड़ का जोश लौट आता है, ठीक वैसे ही जैसे वोंग चाहता था। अगले दिन स्कूल में फैंग ट्रेनिंग बिल्डिंग में दाखिल होता है। टीचर लोऊ उसे बुलाकर बताती है कि वो कुन को देखे, जो एक लड़की को जमीन पर पटक देता और दूसरे को सीधा छत से टकरा देता है जैसे कोई बेसबॉल फेंकी गई हो। एक ऐसा लड़का जो फैंग के लेवल का एनपीसी होता है वो कुन को चुनौती देता है, लेकिन कुन जो थर्ड रैंक का है बिना हिले डुले उसे खत्म कर देता है, इवन जब उसके स्टील हार्ड क्रॉच पर किक मारी जाती है। थोड़ी देर बाद कुन फैंग को देख लेता है और उसे आखिरी बच्चा सा कहता है कि उसका पसंदीदा जूनियर अब लड़का है, लेकिन तभी टीचर लोऊ गुस्से में कुन को जोरदार पंच मारकर दीवार से दे मारती है क्योंकि उसने स्कूल की प्रॉपर्टी फोड़ दी थी। फिर वो फैंग को बुलाती और चल पड़ती है उस घायल लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। चलते समय वो फैंग को बताती है कि ट्रेनिंग फैसिलिटी खास तौर पर ब्रेक थ्रू के लिए है। वेटिंग रूम में वो समझाती है कि थर्ड रैंक वॉरियर जैसे कि कुन का शरीर टाइटेनियम जैसा होता है और उनके पास तेज दिमाग भी होता है।
उस लेवल तक पहुंचने के लिए फैंग को केवल हड्डियां ही नहीं बल्कि शरीर को भी रिफाइन करना होगा ताकि वो ब्रॉन जैसे किसी को एक झटके में हरा सके। इसके बाद काउंटर पर बैठा बंदा बिना किसी नेगोशिएशन के फैंग के सारे पॉइंट्स ठग लेता है और फैंग ट्रेनिंग रूम की ओर आगे बढ़ जाता है। वो बैठकर मेडिटेशन में डूब गया था और उसकी आंखें सुपरमैन की तरह चमकने लगती है। उसकी विटैलिटी पॉइंट तेजी से गिरने लगती है और एक मॉन्स्ट्रस ऑरा उसे घेर लेता है, जैसे गोकू ने एस्टेरॉइड्स ले लिया हो। ये देखकर लोऊ हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये लड़का सच में फ्यूचर मास्टर बन सकता है। फैंग की मेरिडियन इतनी तेजी से अलाइन होती है कि वो खुद ही चौंक जाता है। वो कहता है कि उसकी एनर्जी बॉम्ब है और अपने मास्टर से अच्छे पिल्स की मांग करता है, लेकिन लोऊ कहती है कि वो सपना देखे क्योंकि उसे वो पिल्स मिलने वाले नहीं। उसी रात गोल्डन गीजर बेचैन हो उठता है क्योंकि बाई और बाकी लोग अब तक अंडरग्राउंड मिशन से वापस नहीं लौटे और जल्दी उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। प्रिंसिपल सारे सेकंड रैंक लड़ाकों को भेजने का फैसला करता है और सोचता है कि शायद इंसानों के शांति के दिन अब खत्म होने वाले हैं। यहाँ फैंग अपनी पहली अंडरग्राउंड क्लास में पहुंचता है। तभी यांग वहां पर आती है और उससे पूछती है कि क्या उसकी टीचर बा को देखा है। उसी समय घोषणा होती है कि सर्वाइवर दक्षिणी समूह तक पहुंच चुके हैं। 2 ट्रक धीरे धीरे अंदर आते हैं और एक एक कर खामोशी से लाइफलेस बॉडीज को बाहर निकालते हैं। यागी अपनी माँ को पहचानती है और मुस्कुरा देती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी माँ तो जिंदा है मगर उसका सफेद खून से सना हुआ फटा हुआ शर्ट और बायां हाथ गायब है। सभी छात्र हैरान खड़े रह जाते हैं। उसी समय गोल्डन गीजर और कुछ मास्टर्स ऊपर से नीचे उतरते हैं। वो थोड़े उदास दिख रहे थे लेकिन माहौल को हल्का करने की वो कोशिश करते हैं। गोल्डन गीजर कहता है कि इस समय जिंदा लौट आना ही सबसे बड़ी बात है। बाकी साथी लोग कहती है कि अब वो यागी की ट्रेनिंग का जिम्मा संभाल लेगी। यह सुनकर लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो पूछती है कि क्या वो उसका मास्टर उसे नहीं सिखाएगा। लोऊ धीरे से बताती है कि बा को गंभीर अंदरूनी चोटें आई है और उसे पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। तभी एक और व्यक्ति बस से उतरता है और बताता है कि लांसवे अंडरग्राउंड फोर्सेस ने बगावत कर दी है जिसमें 6 कीमती मेटियोर्स की जान चली गई। गोल्डन गीजर सामने आता और प्रॉपर बरियल का आदेश देता है। ये देखकर फैंग पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था और सोचता है कि ये अंडरग्राउंड आखिर है क्या और इसके पीछे के सारे रहस्य क्या हैं। कहानी आगे बढ़ती है। सभी छात्र उन महान हीरोज की कब्र के सामने एकत्र होते हैं जिन्होंने नोबल काउज के लिए अपनी जान दी थी। वो सब अपनी कोहनियां ऊपर उठाकर सलामी देते हैं और फिर जोर जोर से रोने लगते हैं। अगले दिन महिला मास्टर अंडरग्राउंड कैवर्न की पूरी जानकारी स्टूडेंट्स को देती है। वो बताती है कि लगभग 800 साल पहले एक मैसिव अर्थक्वेक आया था जिसमें जमीन फट गई थी और पहली बार केवेंस का एंट्रेंस मिला। क्रॉनिकल ऑफ ओरिजिन के अनुसार पहली पोर्टल एक्सीडेंटली खुली थी जिससे अंडरग्राउंड क्रिएचर ने ऊपर की दुनिया के बारे में जाना और वो ऐसी पावर लेकर आए जो 9 लेवल के वॉरियर से भी अधिक शक्तिशाली थी। फैंग मास्टर से पूछता है कि वो गेटवे से बस ऐसे ही क्यों नहीं गुजर सकते। वो बताती है कि स्पेटियल आइसोलेशन को तोड़ना बहुत महंगा सौदा है। हालांकि हाल की रिसर्च से पता चला है कि आइसोलेशन लगातार कमजोर होता जा रहा है। वो आगे बताती है कि अभी 22 गेटवेज हैं जो आपस में जुड़ी नहीं है और आगे की जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। साथ ही अंडरग्राउंड प्राणियों की संख्या इंसानों से कहीं अधिक है और उस स्थान में बहुत ही मूल्यवान संसाधन मौजूद हैं। क्लास के बाद बाई एक बार फिर से मास्टर लोऊ से यागी को अपना शिष्य बनाने की विनती करती है। लोऊ थोड़ी देर सोचती है और फिर लड़की को एक मौका देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन बाई से कहती है कि अब वो चले जाए क्योंकि उसकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। बाई के जाते ही लोऊ यागी से थोड़ा सख्ती से पूछती है कि वो रिसोर्सेस बर्बाद क्यों कर रही है। फैंग बीच में कूद पड़ता और उसका बचाव करता है, लेकिन लोऊ तुरंत ही उसकी ओर मुड़ जाती है और पूछती है कि अब तक उसने सिर्फ 6 कॉइन्स ही क्यों टेम्पर किए हैं। फैंग अपने नकली आंसू बहाता और कहता है कि उसका परिवार बहुत बड़ा है और वो उन्हीं कॉइन्स पर निर्भर रहता है। ये सुनकर लोऊ थोड़ा नरम पड़ती है और उसे कुछ रिसोर्सेस दे देती है। फिर वो उसे एक स्क्रोल थमाकर कहती है कि वो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के एंट्रेंस पर एक बूढ़े सफेद वाले आदमी को दे आए जो अंडरग्राउंड से निकल रहा होगा। वो ये भी कहती है कि उस आदमी से कहना कि उसकी बेटी अब भी उससे प्यार करती है और वो उसके पास लौट आए। जैसे ही फैंग को अच्छे खासे रिसोर्सेस मिलने का वादा मिलता है, वो सीधा दुकानदार के पास दौड़ता है और इतराते हुए बताता है कि उसके पास अब हजारों से ज्यादा क्रेडिट हैं। वो फाइनेस्ट क्वालिटी का 3rd ग्रेड विटैलिटी पिल मांगता है। दुकान चलाने वाला जल्दी समझ जाता है कि लोऊ ने ही उसे इतने पॉइंट्स दिए हैं और जब वो पूछता है कि बदले में फैंग ने क्या किया तो फैंग खुशी खुशी स्क्रोल पकड़ा देता है। बूढ़ा एक नजर स्क्रोल पर डालता और बड़बड़ाता है कि उसमें जिसका नाम लिखा है वो सिर्फ उसका मेंटर नहीं बल्कि उसका स्वर्ण एनिमी भी है जो कि 9 ग्रेड रेल्म का लॉर्ड मोडू केव है। फैंग सन्न रह जाता और समझ जाता है कि उसे एकदम जोकर बना दिया गया है। रात होते ही फैंग अपने दोस्तों के साथ झाड़ियों में छिपकर निगरानी करता है। जब वो अंडरग्राउंड एंट्रेंस के पास कुछ हलचल देखते हैं तभी लंबी सफेद दाढ़ी वाला आदमी दिखाई देता है। फैंग आगे बढ़कर उसे लेटर देता है और कहता है कि लोऊ उसे याद करती है।
बूढ़ा ऊपर देखता और कंफर्मेशन मांगता है तो फैंग चुपचाप सामने आता और सर हिलाता है। वो बूढ़ा आदमी फैंग को एक फ्लिक में उड़ा देता और खुद गायब हो जाता है और फैंग वहीं पर खड़ा रह जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर हुआ क्या। अगले दिन फेई फैंग को बताता है कि पिछली रात वो जिसके खिलाफ खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि स्नेक किंग वोकुसान था, रैंक 47 का और मो एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल। वो बताता है कि वो लोऊ का बाप नहीं बल्कि उसका पति था और उनकी एक बेटी भी थी। फेई ये भी कहता है कि उसके पापा के अनुसार प्रिंसिपल वो एक बार अपनी बेटी को अंडरग्राउंड मिशन पर ले गया था और वो वहां पर मर गई, जबकि वो मजबूरी में बस देखता रह गया। जब फैंग गहरी ट्रेनिंग में होता है तो उसकी मास्टर और वाइस प्रिंसिपल दुकान पर आते हैं। स्नेक किंग ध्यान से देखता है जब फैंग अपनी मेंटल एनर्जी से एनर्जी पार्टिकल कैप्चर करता है, जो कि आमतौर पर सिर्फ 6th टियर वॉरियर ही कर सकते हैं, जबकि फैंग सिर्फ तीसरे टियर में है। ये चमत्कारी दृश्य देखकर मेंटर समझ जाते हैं कि उनका स्टूडेंट एक रेयर पावरफुल म्यूटेटेड वॉरियर है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फैंग खुशी से बताता है कि उसने तीसरे टियर का पीक हासिल कर लिया है। उसकी मास्टर अप्रूवल देती है और कहती है कि बाद में लौटना अपने एडवांस टेक्निक सीखने के लिए। अगले दिन फैंग मास्टर लोऊ के साथ इंटेंस ट्रेनिंग शुरू करता है और आखिरकार वो बड़ा दिन आ जाता है। सारे युवा स्टूडेंट अंडरग्राउंड जाने की तैयारी करते हैं। उनके मेंटर और गोल्डन गीजर उन्हें विदा करने आए थे, उन्हें जिम्मेदारी और कर्तव्य की याद दिलाते हैं और वो कहते हैं कि सही सलामत वापस उन्हें लौट कर आना है। अपने गंतव्य पर पहुंचकर टैंक सभी को जरूरी सामान लेने को कहता है और स्क्वाड मिलकर मिलिट्री चेक पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जहां वो एक सोल्जर को अपना परमिट दिखाता है जो खुद भी उसी के लेवल का था। फिर सभी लोग अंडरग्राउंड मिशन हॉल में पहुंचते हैं, जहां सारे योद्धा लूट को यूजफुल आइटम से एक्सचेंज करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसके बाद वो बड़े से एलॉय दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं जो अंडरग्राउंड से बस को अलग करता है और किसी भी इन्वेजन को रोकने के लिए बनाया गया है। वहाँ पर जैक स्पैरो जैसा दिखने वाला एक आदमी उन्हें एक्सेस देता है और फैंग से कहता है कि खुद को अनअलाइव मत करवाना। टैंग बताता है कि दरवाजा एक बार में बस एक ही व्यक्ति को अंदर जाने देता है। जैसे ही ग्रुप एक कमरे की ओर आगे बढ़ता है जहाँ वो सीढ़ियां चढ़ते हैं एक डरावने लाल वोटेक्स की तरफ, फैंग सीधे जाकर उसमें अपना हाथ डाल देता है, सबको डरा देता है ये दिखाकर कि उसका हाथ टूट गया, लेकिन फिर तुरंत मान लेता है कि उसने ज्यादा ड्रामा कर दिया। ये देखकर सालिया इतनी नाराज हो जाती है कि वो उसे चक नॉरिस की तरह ड्रॉप पिक करके सीधा उसे इंटर डायमेंशनल पैसेज में फेंक देती है जो पूरी तरह से एनर्जी पार्टिकल से बना था। जब फैंग वहां पर पहुंचता है तो वो सोचता है कि क्यों ना सारी एनर्जी को कलेक्ट कर लिया जाए, लेकिन टैंक तुरंत उसे चेतावनी देता है कि वो शांत हो जाए, नहीं तो ये पूरा पैसेज कोलैप्स हो सकता है। फिर टैंग उसे समझाता है कि ये गेटवे दिन प्रतिदिन अस्थिर होता जा रहा है और अगर अर्थ सीधे अंडरग्राउंड से जुड़ गया और वो लोग उस लाइन को पकड़ ना पाए तो मानवता के लिए ये अंत होगा। फैंग को ये बात समझ में आ जाती है कि इससे पहले मौजूद सभी लोग हमेशा के लिए यहीं फंसे रहेंगे, वापसी की कोई उम्मीद नहीं होगी, यहाँ तक कि उनके शरीर भी बचे नहीं रहेंगे। इस भारी सोच के साथ वो सभी अंडरग्राउंड में प्रवेश करते हैं। वहाँ टैंग उन्हें अंडरग्राउंड का एक 6th रैंक पावर हाउस जनरल से मिलवाता है। वो आगे बढ़कर रास्ता दिखाता है जब तक कि वो होप सिटी नाम की एक टूटी फूटी जगह पर पहुंचते हैं जो मुश्किल से उन मार्शल आर्टिस्ट के रहने के लायक था। जनरल एक्सयू बताता है कि टाइमन सिटी साल में कई बार होप सिटी पर सैनिक हमला करता है और ये शहर हमेशा डिफेंसिव स्थिति में रहता है, लेकिन अब वो कहता है कि होप सिटी को पलटवार करना होगा। उनका प्लान है कि अलग अलग छोटे स्क्वाड्स भेजे जाएं जो चारों ओर बिखरे हुए दुश्मनों के यूनिट को खत्म कर दे। वो छात्रों को वार्न करते हैं कि ये असली जान माल की लड़ाई है और साफ कहता है कि अंडरग्राउंड में उनका पहला काम स्थिति को समझना और उनके हर ऑर्डर को पूरी तरह से मानना होगा। जैसे ही वो शहर के बाहर निकलते हैं टैंग अंडरग्राउंड की सच्चाइयों को सामने लाता है और आने वाले खतरे का एक भयावह चित्र खींचता है। अचानक वो कहता है कि वो 3rd रैंक को अपने साथ गहराई में लेकर जा रहा है और ये भी स्पष्ट करता है कि धीमी चाल चलने की कोई गुंजाइश नहीं है, छात्रों को जंगल में ही जीवित रहना होगा। फैंग इस बात पर बहस करता है कि ये बहुत जोखिम भरा है, लेकिन टैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर उसे इतना डर लग रहा है तो वो बाहर निकल जाए और अकेले लड़ ले बिना कोई बहाना बनाए। फैंग जवाब देता है कि ये उसका पहला मौका है, लेकिन टैंग बीच में ही काट देता है और पछताता है कि एक 3rd रैंक वॉरियर इतना डरा हुआ क्यों है और क्या वो इंफीरियर क्लासमेट के सामने अपनी ताकत दिखाना पसंद करता है। टैंग इसे एक बड़ी निराश और टैलेंट की बर्बादी कहता है और बताता है कि वो इसे स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसका मकसद केवल मानवता की रक्षा होना चाहिए। फैंग जवाब देता है कि उसे अपनी जान जोखिम में डालने से डर नहीं लगता। तब टैंग उसे चुनौती देता है कि वो ये साबित करे और बाकी छात्रों को लेकर चल देता है। बाद में जब गाइड सभी को साथ रहने की हिदायत देता है तो यूंगी नोटिस करती है कि फैंग डरता हुआ नहीं दिखता और सबको एहसास होता है कि वो काफी समय से गायब था। अपने रास्ते पर चलते हुए फैंग जल्दी ही समझ जाता है कि वो पूरी तरह से फंस चुका है। तभी एक केव ड्वेलर अचानक से झाड़ियों से असैसिन्स क्रीड की तरह कूदकर हमला करता है।
फैंग हथियार निकालता है लेकिन क्रिएचर वापस टॉल ग्रास में छिप गया था। सतर्क रहते हुए फैंग अपने आसपास की गतिविधियों को महसूस करता है और वो एक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है जो उस क्रिएचर को एक झटके में उड़ाकर दूर कर देता है। ये देखकर फैंग हैरान होता है कि क्रिएचर कितना इंसान जैसा दिखता है और जब वो उसका डॉग टैग चेक करता है तो पता चलता है कि वो टाइमन सिटी का एक सैनिक था। फिर वो उसकी लाश से एक एनर्जी स्टोन निकालता है। जैसे ही वो वहां से हटने लगता है 3 योद्धा वहां पर आते हैं उसकी बॉडी जांचने के लिए, लेकिन जब उनमें से एक थोड़ी सी गर्दन उसकी ओर मोड़ता है तो फैंग समझ जाता है कि उसकी पहचान हो चुकी है। तीनों वॉरियर हथियार निकालकर उस पर टूट पड़ते हैं। फैंग तुरंत ही एक्शन में आता और हमला करता है लेकिन वो सभी वार डिफ्लेक्ट कर लेता है। समय गवाए बिना वो दूसरी दिशा में भागता है और पड़ोस की गलियों में बंदर की तरह दौड़ लगाता है। ट्रायो उसका पीछा करते हैं और फैंग हवा में वार करने की कोशिश करता है लेकिन एक भी वार नहीं लगता। ये समझते हुए कि ऑफेंस करने से कुछ भी नहीं होगा, वो अपनी ऊर्जा को पंखों में डालकर अपनी गति और फुर्ती बढ़ा लेता है। जब फैंग इन खूंखार योद्धाओं से बचने में लगा था तो डीन और बाकी लोग चिंतित हो जाते हैं कि कहीं उसने ज्यादा दूर जाकर मिशन को मुश्किल ना बना दिया हो। किसी तरह फैंग उन तीनों को खत्म कर देता है लेकिन जैसे ही वो सांस लेता है एक विशालकाय लोमड़ी सामने आ जाती है जिसके शरीर चीते जैसी चमड़ी और सुनहरे रंग लिया होता है, जिसे किंग ऑफ कनिंग लिन कहा जाता है। फैंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रायो वॉरियर ऊपर से उसके ऊपर कूदने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे ही वो लोमड़ी को देखता है वो भागने लगता है। तब कनिंग लिन उनकी सारी एनर्जी पूरी तरह से खींच लेता है और अपनी नजरें अब फैंग पर टिकाता है। जैसे ही लोमड़ी आगे बढ़ती है फैंग सोचता है कि यही उसका आखिरी टाइम है, लेकिन तभी वो महसूस करता है कि उसने जो ग्रीन स्टोन साथ रखा है शायद उसी की वजह से लोमड़ी ने उसे पकड़ा नहीं। अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत उस पत्थर को फेंक देता है और लोमड़ी लालच में आकर वो स्टोन निगल जाती है। फैंग सोचता है कि उसने अपनी जान बचा ली लेकिन तभी लोमड़ी फिर से उस पर नजरें गड़ा देती है और उसकी एनर्जी खींचना शुरू कर देती है। इस दौरान स्कूल का डीन जंगल में इधर उधर देख रहा होता है और डरता है कि कहीं फैंग गलती से लोमड़ी के इलाके में तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि वो जानता है कि ये प्राणी अब लगभग 8th टियर पर ब्रेक थ्रू करने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो वो एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर बन जाएगा। तभी लोमड़ी एनर्जी खींचना बंद कर देती है और आराम से अपनी जगह वापस जाकर लेट जाती है। फैंग को महसूस होता है कि उसकी सारी 14 मिलियन मार्शल आर्ट पॉइंट्स और हर एक एनर्जी स्टोन बर्बाद हो चुकी है। वो वहां से दौड़ लगाता और लोमड़ी से वादा करता है कि वो और भी स्वादिष्ट मील उसके लिए लाएगा। जैसे ही वो फिर से जंगल से बाहर निकलता और पागलों की तरह हंसता है कि वो किस तरह जिंदा बच गया। 4 और वॉरियर सामने आ जाते हैं लेकिन बिना समय गवाए हमारा गाइड उन्हें लोमड़ी की तरफ भटकाता है और जैसे ही वो जानवर उन पर टूटता है फैंग फिर से भागने की एक और पागल दौड़ में लग जाता है। कुछ समय के बाद फैंग को एक बिल्कुल अलग तरह के वॉरियर का समूह मिलता है जो पहले वाले से पूरी तरह अलग दिखते हैं। जब वो उनके पास एक टोटेम देखता है तो उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है और उसे शक होता है कि शायद ये लोग होप सिटी पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। वो सोचता है कि शहर को तुरंत चेतावनी देना जरूरी है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता साफ तौर पर लोमड़ी के क्षेत्र से होकर ही जाता है। वो जानता था कि उसके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था, इसीलिए फैंग वापस उस फॉक्स को ठिकाने पर लौट आया और देखा कि उसने सारे सैनिकों को खत्म कर दिया है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो वहीं पर खड़ा हो गया और फॉक्स को अपनी ऊर्जा को खत्म करने की इजाजत दी। उसी समय चारों तरफ देखने पर फैंग ने एक गॉन्टलेट नोटिस किया जो एक योद्धा के पास पड़ा था। उसने फॉक्स से पूछा कि क्या वो इसे लेकर ताकत हासिल कर सकता है और शिकार ला सकता है। फॉक्स हैरान हो गया जब उसने उस आइटम को फैंग को 6 मिलियन पॉइंट के बदले दिया। तब फैंग सोचने लगा कि अगर वो ऐसे और आइटम इकट्ठा कर ले तो शायद वो अपने सिस्टम को और ऊपर लेवल तक पहुंचा सकता है। फॉक्स किंग की मंजूरी मिलते ही ग्रैनिटी फिर से प्रकट हुआ और अब तक फैंग ने इस ताकतवर जानवर को अपने व्यक्तिगत चीट कोड में बदल दिया था और जैसे ही उसने कई योद्धाओं से भारी मात्रा में लूट एकत्रित कर ली वो अगले कदम के लिए तैयार होकर आगे बढ़ा। दूसरी तरफ लोऊ वहां पर पहुंची और पता चला कि उसका छात्र गायब है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती टैंग ने उसे याद दिलाया कि असली प्राथमिकता अभी टाइमन सिटी से निपटना है। जैसे ही बहस तेज होने लगी सभी अचानक देखते हैं कि हमारा लड़का पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ रहा है और ये देखकर सबकी आंखें खुशी से चमक उठती है। फैंग मदद के लिए चिल्लाता है क्योंकि वो योद्धा उसके पीछे हैं और जब समय बर्बाद हो रहा होता है तो टैंग जल्दी से पहुंचकर उसका बचाव करता है और 5th लेवल के योद्धाओं से लड़ाई लड़ता है। उनकी टीम का लीडर समझ जाता है कि वो मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने साथियों को चारा बनाकर भागने लगता है, लेकिन टैंग उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसकी हड्डियां तोड़ देता और उसे छोड़ देता है वहीं पर। जैसे ही सब इंतजार कर रहे होते हैं फैंग आखिरकार मेडल लेकर लौटता है जो कि केविन योद्धाओं की पहचान थी।
वो गुस्से में चिल्लाता है कि उसने मिशन खराब नहीं किया बल्कि एक पीक 5th टियर योद्धा को भी मार गिराया। लू को पता चलता है कि उसका बच्चा मिशन पर भेजा गया था और वो डीन पर गुस्सा होती है, लेकिन जब वो अपने छात्र को सही सलामत देखती है तो मुस्कुरा देती है और उसका गुस्सा थम जाता है। सारी टीम फैंग का नाम लेने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है कि अब वो एक पहचान बन चुका है उसका। उस दिन बाद जब फैंग का इलाज चल रहा होता है तो लो उसे डांटती है कि उसने अपनी जान को जोखिम में क्यों डाली, लेकिन फैंग तुरंत ये बात बदलकर बताता है कि भागते वक्त उसने क्या क्या देखा और उसे लग रहा होता है कि फेट सिटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। यह सुनकर उच्च अधिकारी बिल्कुल एक पल भी नहीं गवाते और तुरंत रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बाद में सारे सैनिक बेस पर इकट्ठा होते हैं और बाद में वो इस बात पर चर्चा करते हैं कि वो कितनी बुरी तरह से संख्या में कम है और इस बार पुराना प्रिंसिपल मदद नहीं करेगा क्योंकि उसका गोल्डन बॉडी अब भी इनविंसिबल नहीं है और उसका इस्तेमाल करना उसकी जान ले सकता है। इन्फर्मरी में सुमी फैंग को बताती है कि अब अंडरग्राउंड आर्मी के खिलाफ युद्ध होने वाला है और माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। तभी फू आकर कहता है कि ये लेवल अप करने का सही मौका है, जिससे बाकी सभी भी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन शिक्षक लो उसे रोकती है क्योंकि फैंग घायल है। तो यहाँ पर फू पलट कर कहता है कि फैंग को स्पॉटलाइट में रहना बंद कर देना चाहिए। तो फैंग कहता है कि वो चुप नहीं बैठ सकता अगर वो जानता है कि एक ही बार में सब कुछ खो सकता है। वो मानता है कि उसे मौत से डर लगता है, लेकिन अपने दोस्तों को खोना उससे भी बड़ा दर्द है और अगर जरूरत पड़ी तो वो 2 शहरों को ध्वस्त कर सकता है। तो शिक्षक लो उसे वास्तविकता में वापस लाती है और याद दिलाती है कि जगह 8वीं और 9वीं रैंक वाले एबाइसस मॉन्स्टर से भरी है। फिर भी फैंग उससे रिजुवेनेटिंग पिल्स मांगता है और सोच समझकर उन्हें निगल लेता है। फू यहाँ पर चेतावनी देता है कि अब उस पर बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे ही फैंग अपने घायल शरीर पर हथियार देखता है, कप्तान वहां पर आता और उसे एक बी ग्रेड क्रेसेंट ब्लेड देता है जो उन्होंने एक दुश्मन से निकाला था। अब सब नए वेपन से लैस हो जाते हैं। तभी पोर्टल से उनके लिए मदद करने के लिए जवान आना शुरू हो जाते हैं। उसी समय फैंग को एहसास होता है कि उसकी चोटें अब ठीक नहीं होंगी, इसीलिए उनकी इकलौती उम्मीद है 8वीं रैंक के गोल्डन बॉडी तक पहुंचना, जैसा कि प्रिंसिपल ने किया था अगर वो इस लड़ाई में टिकना चाहता है। इसी सोच से प्रेरित होकर वो फैसला करता है कि उसे उस सीनियर वोंग को पकड़ना है जो ब्रेक थ्रू के बाद आगे बढ़ा। बाद में मीटिंग रूम में किम कड़क स्वर में कहता है कि वो 2 तीसरे रैंक वाले योद्धाओं में से एक है जिसे मदद के लिए बुलाया गया है। फिर ब्रीफिंग शुरू होती है जिसमें टैंग बताता है कि उनका लक्ष्य कौन है। फिर सैनिक 2 ट्रंक्स खोलते हैं जो ऊर्जा बहाल करने वाले पत्थरों से भरे होते हैं, लेकिन तभी युद्ध का हॉर्न बजता और सबको तुरंत निकलना पड़ता है। बैटलफील्ड में केव वॉरियर पहले से ही तैयार थे और किसी भी पल हमला कर सकते हैं। जनरल घोषणा करता है कि अब मानवता की ओर से पलटवार का समय आ गया है और सभी अपनी ऊर्जा पत्थरों को तोड़कर पावर अप करते हैं। जैसे ही हवा में एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है, हर योद्धा ताकत लगाता है और भयानक केवमैन दीवार पर चढ़ रहे होते हैं जो कार्ड टाइटन जैसे दिखते हैं। जियाविन और जी कार्रवाई में कदम रखते हैं और अपने प्रशिक्षण का परिणाम दिखाते हैं। उसी समय यंग और उसकी शिक्षिका बैग एक दमदार जोड़ी की तरह लड़ते हैं, जबकि फैंग और फू एक असली ड्रीम टीम की तरह साथ लड़ते हैं। लगातार खड़े होकर वो दोनों केवमैन की भीड़ को विस्फोट कर देते हैं जैसे वो कुछ भी नहीं है, जब तक कि एक 4th टियर के एनपीसी द्वारा उन पर एम्बुश नहीं किया जाता। लेकिन इससे पहले किन एक घमंडी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है और दुश्मन से कहता है कि कोई भी अपनी ताकत से टकरा ले। फिर जोरदार वो हमला करता है। जब दुश्मन वापस जवाब देने की कोशिश करता है तो किम आराम से अपनी तलवार हवा में फेंकता है और ऐसा मुक्का मारता है कि दुश्मन की आत्मसम्मान उड़ जाती है और वो सीधे उस भीषण तरीके से बढ़ी हुई ब्लेड पर गिरता है जो उसे गंभीर रूप से घायल कर देती है। इसके बाद सैनिक अपने बीसेस को पावर अप करते हैं और भारी बिजली के गोले छोड़कर छोटे दुश्मनों और उनकी आपूर्ति को तबाह कर देते हैं, जबकि प्रशिक्षक मिडिल टियर के योद्धाओं को आसानी से काट देते हैं। इससे दुश्मन जनरल का गुस्सा फूट पड़ता और वो सीधे वो पर चार्ज करता है, जिससे सबको लगने लगता है कि वो अब क्या करे, क्योंकि दोनों तरफ से टॉप टियर के योद्धा अपनी जगह मजबूती से संभाले हुए थे। जैसा ही कैप्टन ऑप्शंस पर विचार कर रहा होता है, कोई एनर्जी कैनन के इस्तेमाल की बात करता है, लेकिन उसे तुरंत बंद कर दिया जाता है क्योंकि एक बार फायर करने पर वो लाखों को जला सकता है और अब लगता है कि होप सिटी बहुत करीब है। फैंग देखता है कि एनिमी जनरल वू को लगातार ओवर पावर कर रहा है और एक एक करके ह्यूमैनिटी के सबसे ताकतवर फाइटर गिर रहे हैं। फैंग लड़ाई में कूदना चाहता है, लेकिन किन उसे रोकता है कि अभी वो कूदेगा तो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तभी एक धमाकेदार ब्लास्ट टीचर लोगों की तरफ आता है, लेकिन वो आखिरी पल पे बच जाती है। यह हमला फॉर्मर प्रिंसिपल और उसकी टफ जीसस स्क्वाड का होता है। थोड़ी बातचीत के बाद एल्डर एनिमी जनरल और उसके गूंज से लड़ने के लिए वो आगे आते हैं और स्टूडेंट्स भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिंसिपल अपनी ताकत दिखाता और बीस्टमैन की मां को अपमानित करता है। गुस्साए एनिमी ने प्रिंसिपल की ब्रेड्स काट दी और वापस हमला किया।
बैटलफील्ड में भारी ब्लास्ट होते हैं जिससे कई फुट सोल्जर मारे जाते हैं। प्रिंसिपल को एहसास होता है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो ह्यूमैनिटी को और भी नुकसान होगा। युवा फाइटर को बचाने के लिए ओल्ड मैन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में चला जाता है। उसका गोल्डन ऑरा पूरे बैटलफील्ड को रोशन करता है। वो पावर्ड अप एनिमी जनरल से भिड़ता है और यहाँ पर बीस्टमैन अपना अल्टीमेट मूव करता है, लेकिन ओल्ड मैन वहीं पर खड़ा रहता और कहता है कि उसने गोल्डन बॉडी यहाँ तक नहीं बनाई। और इसके बाद वो एनिमी पर चार्ज करता है और अपनी पूरी एनर्जी का फाइनल ब्लेज ऑफ ग्लोरी को छोड़ता है, जो कि एक बड़े एक्सप्लोजन में आधे एनिमी फोर्स को खत्म कर देता है। केव वॉरियर रिट्रीट करने को मजबूर हो जाते हैं और सभी हैरान खड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने इस एब्सोल्यूट लेजेंड को आखिरी बार देखा है। इसके बाद वो जिंदा नहीं रहने वाले। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।